आप अगर ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आईसीटी वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अब आईसीटी एक्चुअली चूंकि ये सारे कंसेप्ट अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी हैं और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज होती है। पर मैं चूंकि 2021 से ये आईसीटी कंसेप्ट सीख रहा हूँ, बल्कि आप कह लें कि सीखे थे 2021 में, 2021 में, और उसके बाद अभी तक जाहिर है उन पर ट्रेड भी करता आ रहा हूँ। यूट्यूब लाइव के दौरान भी मैंने ट्रेड किया है। इसके अलावा भी मेरी स्ट्रेटजी में एक बड़ा जो रोल है वो आईसीटी कंसेप्ट का है, और जेन्युइनली और जो हकीकत है वो ये है कि काम भी करते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब बजाय इसके कि हम आईसीटी कंसेप्ट्स को जाकर देखें और पूरा, और चूंकि वो बहुत ज्यादा हैं तो मैंने 5 ऐसे कंसेप्ट्स निकाले हैं कि जो बहुत आसान भी हैं और जो मस्ट हैं, और आप ये 5 कंसेप्ट अगर सीख लें तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि मजीद आईसीटी सीखने की जरूरत है। बहरहाल आईसीटी है क्या? इनर सर्कल ट्रेडर एक्सप्लेन एल्गोरिथम। एक्चुअली क्या है कि देखें, मार्केट में ना इस वक्त मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले मुझे अच्छी तरह से याद है 5-6 साल पहले बस हम सिंपल सप्लाई एंड डिमांड पे काम करते थे, पोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते थे और वो मामला चल भी जाता था। लेकिन जिस जिस तरह से रिटेलर्स आते जा रहे हैं इस मार्केट में, मैनिपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन की सिंपल सी एक एग्जांपल ये है कि फर्ज करें एक बड़ा ताजिर है, आम की हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज कर लें हम लाहौर, इस्लामाबाद किसी शहर को ले लेते हैं, और गर्मियों में आम लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से खाए जाते हैं। अब फर्ज कर लें एक वो ताजिर है जिसके पास अरब रुपए इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट है, और एक वो छोटा ताजिर है जिसके पास लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000 इतनी इन्वेस्टमेंट है। अब वो जो इसके पास अरब रुपए इन्वेस्टमेंट है, वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, अपने पैसे इस्तेमाल करके वो आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है रिटेलर्स को। और चूंकि रिटेलर्स को मैनिपुलेट करके ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं, अब वो सीधे तरीके से भी पैसे बना सकता है, लेकिन इस तरीके से वो ज्यादा पैसे बना सकता है। ये भी चूंकि एक बिजनेस है, एक आम मार्केट है, आम मार्केट की तरह की मार्केट है, उन्हीं असूलों पे चल रही होती है, तो यहां पर भी वो सीधे तरीके से भी, जो बड़ा ट्रेडर है या बड़ा प्लेयर है, वो सीधे तरीके से भी पैसे बना सकता है, प्रॉफिट बना सकता है। लेकिन वो रिटेलर को ट्रैप करके, मैनिपुलेट करके इसलिए करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी तरीका है। इसमें फिर कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। अब एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? ये है, आप कह लें कि मार्केट इस तरह से है कि मेन जो है ये पूरा एक पूल है। पूल क्या है कि बैंकिंग, पैसे, रुपया, डॉलर, सारा इस पूल में जमा है। अब इस पूल से निकल रहे होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एलपीए से हम कह देते हैं। फिर इसी बाज ब्रोकरेज भी डायरेक्ट होते हैं जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं या ब्रोकर कहते हैं। फिर बाज लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी आगे ब्रोकरेजेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह से फिर आगे रिटेलर्स और ये वो, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जिनमें आप कह लें कि कुछ ब्रोकर्स भी होते हैं, सब ब्रोकर्स नहीं, कुछ ब्रोकर्स, बहुत कम, 5 to 10%, और जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। और फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के आगे आते हैं बैंक्स, और बाज औकात खुद बैंक्स ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। और इनके भी आगे आती हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये जो हेज फंड्स होते हैं, 300 मिलियन, 500 मिलियन, 2 बिलियन, 5 बिलियन, 500 बिलियन, इस तरह से आप कह लें कि मल्टी मिलियंस और बिलियंस ऑफ, ठीक है, मल्टी मिलियन और बिलियंस। और बाज औकात आप कह लें कि जो बहुत ही बड़े बैंक्स होते हैं उनमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मैनेज हो रहे होते हैं। अब आप खुद सोचें कि एक तरफ ये हैं मल्टी मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस, वो कंपनीज हैं, वो बैंक्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये मैनेज कर रहे हैं, और एक तरफ हम और आप जैसा कौन है? रिटेलर। रिटेलर, ठीक है। अब खुद सोचें कि ये ज्यादा कमा सकता है या ये ज्यादा कमा सकता है। इसके पास और क्या क्या है? इसके पास डेटा के बड़े बड़े सोर्सेज होते हैं, इसके पास ब्रोकरेजेस और जो रिटेलर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं कंपनीज, ब्रोकरेजेस, उनका डेटा भी होता है। ये ब्लैक में नहीं भी है तो खरीद लेते हैं। इनके पास अंदर के सोर्सेज भी होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं, जो मुल्कों में, इकोनॉमीज में, हुकूमतों में होते हैं। इनके लिए मैनिपुलेशन करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अब ये क्या करते हैं, जैसे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, कुछ लोगों को अगर नहीं पता, कुछ अर्सा पहले वो उसमें कुछ ग्लिच आ गया था, उस वजह से गोल्ड अजीब तरीके से मूव करना शुरू हो गया। अब ये जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं या बैंक्स हैं, ये इनके पूरे पूरे एल्गोरिदम होते हैं जो आप कह लें कि गोल्ड पे, इन करेंसीज पे, स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे होते हैं, बल्कि इन एल्गोरिदम्स की बेस पर चल रही होती हैं पूरी पूरी ये करेंसीज और पूरे पूरे ये सब चार्ट्स चल रहे होते हैं। अब ये एक्चुअली क्या करते हैं कि ये पूरा ये जो डाटा होता है कि
किस तरह से रिटेलर ट्रेड करता है, किस तरह से नहीं करता, कहाँ उसके स्टॉप लॉसेस हैं जो मैंने बताया कि उन्हें कैसे पता चलता है, कौन बताता है, ब्रोकरेजेस बताते हैं या रिटेल ब्रोकरेजेस उन्हें बताते हैं कि वो सारा डाटा लेकर एल्गोरिदम्स को फीड करते हैं और वो एल्गोरिदम्स जो है ना स्पेसिफिक वक्त में रिटेलर किस तरह से सोच रहा होता है, स्पेशल वक्त में वो ट्रेड्स किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं, टेक प्रॉफिट्स क्या हैं, वो सब कुछ मैनेज करके ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। और वो मैनिपुलेट मैंने आपको बताया कि वो मैनिपुलेशन करके ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान है और ये सब कुछ आप कह रहे हैं एल्गोरिदम्स के थ्रू हो रहा होता है, बहुत कम ये खुद उसमें आप कह लें कि वो होता है। अब होता क्या है कि एल्गोरिदम्स रिटेलर की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, उसके बाद ये आते हैं और फिर बड़ी बड़ी मूव्स होती हैं। अब यहाँ पे ये कुछ कंसेप्ट्स हैं इसके, लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर उसके बाद पावर ऑफ 3। ये आप कह लें कि हम 5 आज पढ़ेंगे इसमें, जो सब ये अगर 5 आपको आ गए तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद आपको मजीद आईसीटी कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, ये आपको इनफ होंगे। आगे चलते हैं इसमें लिक्विडिटी स्वीप क्या है। एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप की ये एक एग्जांपल है, मैं जरा आपको एग्जांपल दिखा दूं कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है। कि ये देखें एक हाई था, ऊपर गई और वापस आ गई, सिंपल सी ये लिक्विडिटी स्वीप है। जरा हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पे चले जाते हैं। प्राइस मूव टू ट्रिगर क्लस्टर स्टॉप लॉसेस। एक्चुअली क्या है कि जो स्टॉप लॉसेस हिट करना है ना, उसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। एक तो होता है स्टॉप लॉसेस और दूसरा बाय स्टॉप सेल स्टॉप्स भी। अब ये थोड़ा सा आपके लिए शायद मुश्किल भी हो रहा हो, लेकिन एक्चुअली ये किस तरह से काम करता है मैं आपको एक दफा आम वाली मिसाल कंप्लीटली समझा देता हूँ। वो यहाँ पे ये कि ये देखें कि आम वाली मिसाल क्या है कि ये एक बड़ा ताजिर है जिसके पास है, आप कह लें कि हमने बात की थी कि 1 अरब रुपए हैं, 1 अरब रुपए हैं। एक तरफ वो छोटा ताजिर है जिसके पास लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 10-15 लाख या 50,000, 10,000 इतने पैसे हैं। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही इसको पोज कर लें कि जो इन सबको आम पड़ रहे हैं वो 100 रुपए में पड़ रहे हैं। अब ये इसके पास चूंकि बहुत बड़ी और हैवी इन्वेस्टमेंट है, ये वो आम बल्क में उठा लेता है और वो सारे आप कह लें कि स्टोर कर लेता है। अब क्या कर लेगा कि वो सारा माल तो स्टोर हो गया, मार्केट से निकल गया। अब ये र्यूमर फैला सकते हैं मार्केट में, माल शॉर्ट हो गया है। उस सूरत में ये वाला जो ताजिर होगा, छोटा ताजिर, ये पैनिक हो जाएगा। पैनिक होने के नतीजे में ये गलतियां करेगा, ये बड़ी मिकदार में आम उठा लेगा और जब शॉर्ट होने के नतीजे में ये माल उठाएगा तो इसे माल 100 रुपए में नहीं मिलेगा, किसी को 150 में मिलेगा, किसी को 200 में मिलेगा और किसी को एन मुमकिन है 250 में भी मिले। और मार्केट में वो बिक रहा होगा कितने में, 300 में या 350 रुपए में। अब आप देखें कि अब ये कैसे कमा सकता है। ये वो जो माल जो इसने 100 रुपए में लिया था, अब ये उसे मार्केट में लेकर आएगा और 200 में बेचना शुरू कर देगा। सही है, तो आप खुद बचाएं कि इनका वो वाला माल जो 300 या 350 में बिक रहा है, क्या वो कोई खरीदेगा। तो सेम चीज यहां पे होती है कि आप कह लें कि जो बड़ा प्लेयर है उसको पता होता है कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहां हैं, वहां पे ये पहले जा करके लेते हैं। अब इस आम वाली एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली उनके लिए रिटेलर को ट्रैप करना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों होता है, क्योंकि उनके नाम बहुत ज्यादा पैसे लग रहे होते हैं और इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली। तो ये लिक्विडिटी स्वीप है, इसमें एक्चुअली ये सारी चीजें आती हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे इसमें कि इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। ये लिक्विडिटी स्वीप की एक एग्जांपल है। अब लिक्विडिटी स्वीप है क्या, इस जगह ये समझने की जरूरत है कि इस जगह पर क्या क्या हो रहा है, इस जगह को लिक्विडिटी स्वीप का नाम क्यों दिया गया है। एक्चुअली 2 वजूहात की वजह से। एक तो है जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉसेस, कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, और नंबर 2 ये, ठीक है स्पेलिंग आगे पीछे हो जाएंगे, एक तो स्टॉप लॉसेस और दूसरा जिसे हम कहते हैं बाय स्टॉप। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये स्टॉप लॉसेस से भी ज्यादा बाय स्टॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे, अब वो इस तरह से, आप लोगों को में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि बाय स्टॉप होता है कि फर्ज करें कि मार्केट है, मार्केट आप कह लें कि कंसीडर कर लें कि इससे आगे मार्केट नहीं है, इस जगह पे खड़ी हुई है। आप कहते हैं कि यार इस जगह पर आए मार्केट, तो यहाँ पे मैं कोई ऐसा लिमिट ऑर्डर लगाऊं यहां से मार्केट ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। सेल स्टॉप होता है कि इस जगह पे आप लिमिट ऑर्डर लगा दें कि वहां पे मार्केट पहुंचे तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड सेल में एक्टिव हो जाए। ये बेसिकली यहां पे इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई होती है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम उसे कहते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या पढ़ाया जाता है, एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और पूरी दुनिया में आज भी शायद सबसे ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड की जाती होगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगी तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, सपोर्ट ब्रेक होगी तो वही रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर कुछ लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट मतलब आप कह लें, अब ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है? ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ये होती है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, ब्रेक होने पे हमने डायरेक्ट ट्रेड ले लेनी है, या सपोर्ट ब्रेक होगी तो ब्रेकआउट होने पे हमने डायरेक्ट एंट्री ले लेनी है। बेसिकली यहाँ पे वो वाले लोग भी फंसते हैं कि जो बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाह रहे होते हैं। एक तो उनके बाय स्टॉप्स होते हैं या वो मैन्युअली इन जगहों पे ट्रेड लेते हैं, उनको भी यहाँ पे फंसाया जाता है। फिर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो स्टॉप लॉसेस जो जाहिर है उन्होंने डाटा ब्लैक में लिया होता है, ब्रोकरेजेस से, रिटेल का डाटा, इंस्टीट्यूट से और इस तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइडर से स्टॉप लॉसेस का डाटा लिया होता है और वो उन्होंने एल्गोरिदम में फीड किया होता है। अब वो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट करते हैं। जब स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और ये वाली जो असल में मूव होती है ना, ये फिर उसके बाद वो खुद एंटर होते हैं और फिर वो एक बड़ी इस तरह की मूव होती है मार्केट में। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गई होगी कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। अब लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे ये है कि मार्केट जाएगी रेजिस्टेंस से इस जगह पे। अब यहाँ पे आधे रिटेलर ब्रेकआउट ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे जिसे हम ब्रेकआउट ट्रेड कहते हैं, और आधे लोगों के यहां पे होंगे बाय स्टॉप्स, मतलब ये ब्रेकआउट और बाय स्टॉप एक जगह, और बहुत से लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस। अब वो सारे मार्केट ग्रैब करेगी और वापस आ जाएगी। इसको ट्रेड करना बहुत सिंपल होता है और ये स्ट्रेटजी इसीलिए मैं सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूँ, ताकि जो भी हो एटलीस्ट आपकी सक्सेस रेशो बढ़े। और सक्सेस रेशो बढ़ाने का सिंपल जो तरीका है वो सबसे ज्यादा यही है। अब ये नीचे आती है, नीचे भी अगर मैनिपुलेट करना चाहे तो लिक्विडिटी स्वीप करना चाहे तो ऊपर आ जाएगी, और इस तरह से ये बेसिकली आप कह लें कि इसकी एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल है। बहरहाल आगे चलते हैं हम यहाँ पे। ये अब एक और एग्जांपल है। अब एक और चीज भी आपको इस दौरान में बता लूं कि ये एशियन लो क्या है। ये एशियन लोज और हाईज और न्यूयॉर्क लोज, लंदन लोज, हाईज, ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसकी एक मतलब रीजन ये है कि इनके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है। अब ये क्यों होती है? अब ये आप देखें कि एशियन सेशन यहाँ पे ओपन हुआ। अब रिटेलर भी जाहिर है सुबह उठ के देख रहा होता है। अब जो पहली मूव होती है ना, वो रिटेलर के लिए कैच करना आसान नहीं। मतलब पहली मूव यहाँ से ऊपर हो चुकी होगी, जब मूव हो जाती है तो फिर रिटेलर इस जगह पे सोच रहा होता है कि यार काश मैंने इधर से बाइंग कर ली होती। अब फिर रिटेलर एक और माइंडसेट है, आप लोग सोच रहे होते हैं यार इस जगह पे दोबारा आएगी तो मैं दोबारा से बाइंग करूंगा। अब क्या होता है कि ये आप लोगों के माइंड में यहाँ पे ये सपोर्ट भी होती है कि ये सपोर्ट बन गई है, रिटेलर सपोर्ट भी बन चुकी होती है, और फिर रिटेलर के माइंड में ये भी होता है कि दोबारा यहाँ पे आएगी इस लेवल पे तो दोबारा से मैं बाइंग करूंगा। अब वो दोबारा ले तो आते हैं, लेकिन और फिर एक और चीज भी है कि इस जगह से जो जो बाइंग करेंगे इस पूरे एरिया से, उनके स्टॉप लॉसेस विक से नीचे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि स्टॉप लॉसेस हिट करते हैं, वहां जाकर लेकर जाना उन्होंने बाय में ही होता है, लेकिन वहां से वो नेक्स्ट स्टॉप लॉसेस हिट करके, और कुछ लोग जो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे होते हैं वो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं और वो वहां से मार्केट को वापस ले जाते हैं। सेम यही एग्जांपल होगी सब सेशंस के केसेस में कि न्यूयॉर्क में भी ऐसे होता है, रिटेलर उठेगा, देखेगा या स्टार्ट होते वक्त देखेगा और मार्केट एक डायरेक्शन में अगर फर्ज करें मूव हो जाती है तो वो अफसोस कर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि यार दोबारा यहाँ पे आएगी तो दोबारा से मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा, और दोबारा वहां पे आती है और मार्केट ने अगर उसी डायरेक्शन में जाना भी है तो वो स्टॉप लॉसेस हिट करती है, रिटेलर्स को उस जगह पे फंसाती है जैसे यहां पे हुआ, और फिर ऊपर चली जाती है। बहरहाल हम नेक्स्ट एग्जांपल जाके देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में बेसिकली क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेयर वैल्यू प्राइस, इसको आप समझ ले, फेयर वैल्यू प्राइस मतलब इस से मुराद ये है कि कोई भी जो बिजनेसमैन है वो कब इन्वेस्ट करेगा मार्केट में। जाहिर है एक वो बिजनेसमैन है जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है कि जिसके पास, मैंने आमो वाली मिसाल में आपको बताया, अरबों रुपए होते हैं, अरबों डॉलर्स होते हैं, वो तो किसी भी वक्त बाय करेंगे या उनके लिए तो ट्रेड करना, प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन जाहिर है जो रिटेलर है, मुझ जैसे, आप जैसे, वो तो जाहिर है उसके फुटप्रिंट्स पे चल सकते हैं, वो उससे आगे नहीं चल सकते। फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली फुटप्रिंट्स को फॉलो करना। किसके फुटप्रिंट को
फुटप्रिंट को फॉलो करना। जो बड़ा प्लेयर है या जो बड़ा आप कह लें कि बड़ा ट्रेडर है, बड़ा रिटेल प्लेयर है, इंस्टीट्यूट है, बैंक्स हैं, ये सब मिला करके उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके ट्रेड करने का नाम फेयर वैल्यू गैप है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ये बेसिकली बनता किस तरह से है। अब ये है आपके सामने फेयर वैल्यू गैप। मैं अलहदा से भी आपको बना के दिखाता हूं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। बेसिकली ये एक कैंडल है आपके सामने, ये अच्छा, ये आपके सामने एक कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे, यहाँ से अब ये इसकी एक विक है छोटी सी, नीचे भी विक बना लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल जाहिर है यहाँ से ओपन होगी और फर्ज करें वो यहाँ पे जा करके क्लोजिंग दे देती है। इसकी विक थोड़ी सी यूं बन गई, इसकी यहाँ पे बन गई। अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे देगी। इसकी भी विक कंसीडर कर लेते हैं कि हम यहाँ पे है। अब इसके दरमियान में ये जो गैप होता है ना, इन दो कैंडल्स के दरमियान में, इसको हम बेसिकली फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और ये फेयर वैल्यू गैप क्यों है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे इस एग्जांपल में आकर मैं दिखाता हूँ कि ये मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक हो गया, ये मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहाँ तक अगर हम सोचें तो जाहिर है हम कहेंगे कि यार अभी इस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव है इसमें तो बायर ज्यादा हैं, बायर्स का ज्यादा कंट्रोल है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि ये रेड कैंडल बन जाती है। अब रेड कैंडल बनती सिर्फ नहीं है, बहुत बड़ी बन जाती है और उसमें ये गैप भी बन जाता है। अब इससे मुराद ये होता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स होते हैं। ये जो फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स या जो बड़े ऑर्डर्स हैं उनकी निशानदेही करती है। वो किस तरह से करती है कि मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी आई कि कैंडल इतना तेजी से नीचे गई, मार्केट इतना तेजी से नीचे गई कि मार्केट में गैप रह गया, इवन के मार्केट उसे वापस ले भी नहीं सकी, पिक भी नहीं कर सकी। तो ये बेसिकली कंसेप्ट ये है कि फेयर वैल्यू गैप रह जाता है तब जब बहुत तेज मूवमेंट होती है या बहुत ज्यादा मार्केट में ऑर्डर्स आते हैं। और यहाँ पे इसको हम किस तरह से लेते हैं कि फर्ज करें कि इस जगह से ज्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हुए, इस जगह पे उन्होंने कोई बड़ा ऑर्डर लगाया, फर्ज करें हम कह लेते हैं कि यार यहाँ पे उन्होंने 1 लाख लॉट लगाई, 1 लाख ऑर्डर्स, ये कोई मिलियंस और बिलियंस ऑफ ऑर्डर्स बनते हैं, मतलब डॉलर्स बनते। फर्ज करें कि यहाँ पे उन्होंने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अब इस कैंडल को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ से पहले बाय ऑर्डर्स, यहाँ से पहले इसको थोड़ा सा ओपनली समझें कि यहां से पहले कैंडल ऊपर गई थी, जब कैंडल नीचे आ रही है तो यहां पे जाहिर है कुछ ना कुछ बायर्स होंगे इस जगह पे। क्यों? क्योंकि यहां से पहले मार्केट बाय में गई थी। कैंडल को ब्रेक करने के लिए उन्हें ज्यादा यहां पे ऑर्डर्स इंजेक्ट करने होते हैं और फिर जाहिर है तेजी से मूव कराने के लिए भी उन्हें ज्यादा ऑर्डर्स इंजेक्ट करने होते हैं। तो वो इस जगह पे आप कह लें कि इतना तेजी से स्लिप होती है कि नीचे आ जाती है। और वो चूंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं, आप कह लें कि 1 लाख है। अब जैसे ही आप कंसीडर कर लें पोज के 50,000 ऑर्डर्स मार्केट में इंजेक्ट होते हैं तो मार्केट यहां तक पहुंच चुकी होती है। मतलब हम तो जैसे ही ऑर्डर इंजेक्ट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं वो फौरन से मतलब उसमें एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन जाहिर है जब बहुत बड़ी तादाद में करेंगे तो वो तो फौरन से नहीं होते, वो तो टुकड़ों टुकड़ों में होते हैं और मार्केट तब तक नीचे पहुंच चुकी होती है। तो वो कुछ ऑर्डर्स यहां पे रह गए होते हैं, कुछ यहां पे रह गए होते हैं और फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली निशानदेही कर रही होती है उन ऑर्डर्स और मार्केट अपने वो ऑर्डर्स हमेशा वापस लेने आती है। अब ये फेयर वैल्यू गैप की सूरत में भी होता है और इम्बैलेंस की सूरत में भी होता है। फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस में सिंपल सा फर्क ये है कि दोनों गैप्स ही होते हैं। इम्बैलेंस थोड़ा सा बड़ा होता है और फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा छोटा होता है। और ये बेसिकली जब फेयर वैल्यू गैप आती है तो उस पर हमें ट्रेड इसलिए करना ही चाहिए कि हम कभी भी पहली मूव कैच नहीं कर सकते। जब एक ट्रेंड चल पड़ता है तो मार्केट दोबारा उस प्राइस पे वापस आती है या आप कह लें डिस्काउंटेड प्राइस पे आती है या थोड़ा सा नीचे आती है तो हमने ट्रेड करनी होती है या तो हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं आगे और यहां पे आप देखें कि ये भी फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप को का आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, इम्बैलेंस हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, सप्लाई डिमांड हो, इन सब कंसेप्ट्स के लिए एक और कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें होना चाहिए। स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। ये कंफर्म करता है कि अब वाकई प्राइस जो पहले प्राइसेस का हाई था उसको क्रॉस कर चुकी हैं। मतलब फर्ज करें कि पहले ऑयल की प्राइसेस गई हैं 100 पर और 100 पर गई थी 6-7 महीने पहले, फिर वापस आ गई थी और अब वो चली गई हैं 150 पे।
तो अब क्या करेंगे, 150 से फर्ज करें सपोज कि वो 100 पे आएंगी, तो 100 पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे। पहले ये हमारी प्राइस बहुत हाई थी, बहुत ही ज्यादा हाई थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि उससे भी ज्यादा हायर प्राइसेस बन चुकी हैं, तो अब ये हमारे लिए डिस्काउंटेड प्राइस होगी। फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल इस तरह से है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इसके साथ मिलाकर ट्रेड करना इसलिए जरूरी है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। बहरहाल ये देखें कि यहां पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, पहले मार्केट नीचे आ रही थी, अब ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया, और स्ट्रक्चर ब्रेक करने के साथ साथ यहां पे फेयर वैल्यू गैप बना। अब आप इस कैंडल पे जरा गौर करें, इस पे गौर करें कि ये क्या है, कि यहां से इतना स्पीड से मूव हुई है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। अब जाहिर है कि वो जो बेस थी कि जहां से ज्यादा ऑर्डर्स इंजेक्ट हुए हैं मार्केट में, वो बेस क्या थी, वो ये वाली जगह थी। लेकिन अब वो इतने ज्यादा ऑर्डर्स थे कि मार्केट बहुत तेजी से मूव हुई, कुछ ऑर्डर्स इस जगह पे एग्जीक्यूट होंगे, कुछ इस जगह पे, कुछ इस जगह पे, और ये मार्केट में गैप रह गया, और साथ ही में देखें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि मार्केट रिट्रेस करती है, और फेयर वैल्यू गैप के केस में ये होता है कि हम डायरेक्ट इसमें ट्रेड लेते हैं फेयर वैल्यू गैप में जैसे ही एंटर होती है मार्केट। ये तो हम खैर आगे भी पढ़ेंगे। इम्बैलेंस के केस में और इसके केस में ये फर्क है कि इम्बैलेंस कंप्लीट होता है और उसको और फेयर वैल्यू गैप को टैप करने पे हमें ट्रेड करना होता है। ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है इसमें, वो मैं आपको जरा समझा देता हूँ वो किस तरह से है। देखें, ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम यहां पे आ जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि ये एक कैंडल है, ये सेल जा रही थी, इसके अंदर मैं लिख भी देता हूं कि ये सेल जा रही थी। अब क्या है कि इस कैंडल की हद तक हम क्या कंसीडर करेंगे कि सेल जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर ज्यादा हैं, इसीलिए सेल जा रही है। अब एक और अचानक से कैंडल बनती है, वो इसको बिल्कुल इनगल्फ कर लेती है, ठीक है, और इनगल्फ करके मतलब इसमें सेलर ज्यादा थे, इनगल्फ कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या ज्यादा हो गए, बायर ज्यादा हो गए, और ये अब बायर ज्यादा हो गए। अब सेलर्स को डिफीट करने के लिए और इस कैंडल को बड़ा बनाने के लिए जाहिर है ज्यादा ऑर्डर्स चाहिए थे। अब फर्ज करें सपोज हम कहते हैं कि इस जगह पे ऑर्डर्स ज्यादा इंजेक्ट हुए हैं, लेकिन इससे पहले यहां से सेल भी तो गई है मार्केट, और इस जगह को ब्रेक करने के लिए उन्हें ज्यादा ऑर्डर्स यहां से तो उन्होंने स्टार्ट करवानी है ना वो मूव। ऐसी जगह पे भी ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, और दूसरी कैंडल या दूसरी मूव को मतलब या दूसरे हाई को क्रॉस करने के लिए भी उस जगह पे भी ज्यादा ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, एग्जीक्यूशन चाहिए होती है। अब इसको हम ऑर्डर ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इस जगह पे ज्यादा ऑर्डर्स आए थे और मार्केट ऊपर निकल गई थी तेजी से, तो ये जगह हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। सिंपल सी बात यह है कि जहां पे हो रही होती है इनगल्फिंग, यानी कि सेल की कैंडल को जहां ब्रेक किया होता है, सिंपल से आपने ये समझ लेना है कि वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इसमें बाज औकात विक्स होती हैं, कुछ लोग विक्स को इंक्लूड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि जब आप प्रैक्टिस करें, मतलब आप खुद प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। तो चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल इसलिए ली है ताकि बिल्कुल ही इनगल्फिंग को ऑर्डर ब्लॉक ना कंसीडर किया जाए। इसमें सेम कलर्स की कैंडल भी कंसीडर की जा सकती, और उसमें होना ये चाहिए कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को इनगल्फ कर रही हो। सिंपल जो हमें कंसेप्ट चाहिए वो ये है, पहली कैंडल दूसरी कैंडल को इनगल्फ कर रही हो। अब यहाँ पे और भी बहुत से ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो मैं बता दें। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, इस तरह से आप इधर आ जाएं, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यानी कि एक कैंडल ने दूसरी कैंडल को जहां पे किया इनगल्फ, तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। सिंपल। अब इसमें ट्रेड करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, क्या हमें ये देखें कि ये यूं गई है, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, तो वो हमारा एक तरह से हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, या आप कह लें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या आप कह लें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। मार्केट जब वापस आएगी वहां से हम ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये इस तरह से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे आप देखें कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यानी कि पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी हायर प्राइसेस यहां तक थी, तो जब उस प्राइस को भी क्रॉस कर दिया मार्केट ने, ये यहां से लेकर यहां तक हमारी डिस्काउंटेड प्राइस होगी। तो हमने उसको ऑर्डर ब्लॉक के साथ, हमें ज़ाहिर कोई टेक्निकल एविडेंस चाहिए, तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा टेक्निकल एविडेंस है। तो इस तरह से हम इसको ट्रेड करेंगे। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें भी सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है, और ऑर्डर ब्लॉक के लिए लाजमी नहीं है कि कैंडल बिल्कुल ना एग्जैक्ट हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट और मुश्किल एग्जांपल निकाली है। उसकी रीजन ये है कि
लास्ट जो मूव होती है या जो लास्ट कैंडल्स होती हैं। अच्छा, एक और चीज ये भी है कि बिल्कुल अगर डायरेक्ट यहां से स्टार्ट होती है ना और ऊपर चली जाती है और यहाँ पे विक बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। एटलीस्ट कुछ ना कुछ इस लास्ट कैंडल का हिस्सा इस कैंडल के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को समझें कि मैं इधर कोई आपको ऐसी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो ऑर्डर ब्लॉक ना हो। वैसे तो यहाँ पे ज्यादातर ऑर्डर ब्लॉक ही हैं, लेकिन आप कह लें कि ये जो है ना, ये वाली कैंडल, ये उस तरह से ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। उसकी रीजन ये है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है आप कह लें, लेकिन हम किस ऑर्डर ब्लॉक को तरजीह देंगे कि इससे पहले यहाँ पे ये एग्जांपल कट होगी है, इससे पहले स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ था, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट वापस आई है और इस जगह से ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। इसको बाज़ औक़ात अगर आपको क्लियर एग्जांपल ना मिल रही हो तो आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो आपको वहां पे क्लियर पिक्चर इसकी मिल जाएगी। चलें जी, बहरहाल यहाँ पे आ गया है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमें क्या पढ़ाया जाता है कि एक मार्केट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक है मार्केट का बाय ट्रेंड, एक है इसी तरह से सेल ट्रेंड और एक है कंसोलिडेशन कि जिसमें एक ही जगह पे मार्केट बार बार मूव। लेकिन जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। तो मार्केट इस तरह से मूव कर रही होती है, ये मतलब हम समझते हैं कि अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, मार्केट नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा। फिर हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो मार्केट को रिस्पेक्ट दे देगी। फिर हम समझेंगे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, मार्केट ये इस तरह से। ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है जब आप एक्चुअली ट्रेड करने जाते हैं। तो उसका एक तो सोल्यूशन ये होता है कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखें। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखें। और नंबर 2 ये कि यहाँ पे अब हम आके देखते हैं चेंज इन मार्केट डायरेक्शन, बुलिश है या बेरिश है, ब्रेक ऑफ प्रीवियस हाइज एंड लोज। समझ आ गई, मतलब जो हाइज और लोज ब्रेक करते हैं उनसे हमें मार्केट स्ट्रक्चर पता चलता है। जैसे फर्ज कर लें कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, इससे हमें पता चलेगा कि इस वक्त बाय स्ट्रक्चर है। लेकिन फर्ज करें यहाँ से इस तरह से करके वापस आ गई है और इस तरह से मैनिपुलेशन ही उस जगह पे कर रही है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे रेंज है। फिर इसके अलावा ये कंफर्म्स पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल, मतलब आप कह लें कि ये बाइस जारी थी मूव, अब यहां से अचानक यूं नीचे गिरती है मार्केट, ठीक है। तो ये किस चीज की अलामत है कि मार्केट अब बहुत तेजी से गिरी है, एक नहीं, दो नहीं, 3 स्ट्रक्चर उसने ब्रेक कर दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अब यहाँ पे रिवर्स हो रही है। और फिर रिवर्स होने के एक दो और भी। फिर ऑफन अकर्स आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। ये क्या है जो हमने पहले सबसे पढ़ा कि लिक्विडिटी स्वीप वो किस तरह से होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। वो इस तरह से होता है कि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, ऊपर जा रही है। अब ज्यादातर होता ये है ऐसे केसेस में कि रिवर्स होने से पहले वो एक दफा फेक ब्रेकआउट देती है, अक्सर स्टॉप लॉसेस हंट करती है और जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप वो करती है एक्चुअली, और वहां से वो वापस आती है और इसको ब्रेक कर देती है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर है कि जिससे हमें पता चलता है कि अब मार्केट रिवर्स हो चुकी है। ये आप इसको कह लेंगे कि रिवर्सल मार्केट स्ट्रक्चर है, रिवर्सल स्ट्रक्चर है। बहरहाल अब आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या। बहरहाल ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यानी कि यहाँ पे स्वीप करने के बाद जब मार्केट अपना मोमेंटम चेंज कर देगी तो उसे वो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है। इस जगह पे आ जाता हूं कि ये देखें कि मार्केट यहां से नीचे आ रही थी, इस तरह से नीचे आने के बाद ये उसने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसने ये देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, यानी कि पहले सेल था अब बाय में शिफ्ट हो गया है। ऐसे मौके पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए, या तो फेयर वैल्यू गैप चाहिए। अब फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी इन कैंडल्स ने पिक कर लिया है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑर्डर ब्लॉक, या तो फेयर वैल्यू गैप हो। अब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टेस्ट नहीं होया हुआ, ये कैंडल अगर इसको टेस्ट करके चली गई होती ना तो फिर हम उस ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर ना करते। क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, वापस आई। ऐसी जगह से हम एंट्री एग्जीक्यूशन करते हैं, नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और ये हमारी जनरली ट्रेड होती है। अब ये एक और ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है। अब ऑलरेडी आपको होपफुली समझ आ चुका होगा। सेम इस केस में भी क्या है कि आप ये देखें कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है,
लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब दो, एक तो ये है कि ये इसमें फेयर वैल्यू गैप, लेकिन फेयर वैल्यू गैप देखें कि यहाँ ये वाली कैंडल पिक करके चली गई है एक दफा, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन, मार्केट वापस आती है इस जगह पे और यहाँ से सेल, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से बेसिकली काम कर। अब हम आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, बहरहाल ये यहाँ पे आ गई पावर ऑफ 3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह लें मार्केट स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर आईसीटी का वो कंसेप्ट है कि इसे अगर आप समझ जाएं और इसकी आप 50 से 100 एग्जांपल को फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी स्वीप, इनके साथ मिला के समझने में कामयाब हो जाएं तो आपको ना किसी कोर्स की जरूरत है, ना किसी और वीडियो की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और वो किस तरह से है, मार्केट मूव इन 3 फेसेस, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे होता है कि फर्ज कर लें कि एक्युमुलेशन सबको पता है कि क्या होती है, जैसे हम कहते हैं रेंज, कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, इसने जाना बाय में है, बाय में जाने से पहले ये क्या करेगी, नीचे आ जाएगी, नीचे आके ये शो करेगी कि मैं सेल जा रही हूँ। अच्छा, यहां से सारे शहजादे रिटेलर सेल करके बैठ जाएंगे, मार्केट ये चली जाएगी ये अपनी डायरेक्शन में। तो ये हमारी क्या थी, ये अकमुलेशन थी, सही है, जिसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है अकमुलेशन। ये मैनिपुलेशन है सारी, कि मार्केट ने जाना बाय था लेकिन उससे पहले मैनिपुलेट किया उसने, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ। और तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन थी, यानी कि मैनिपुलेशन भी हो गई, वो आम वाली एग्जांपल है आपके सामने कि उससे पहले मार्केट स्टेबल चल रही थी, एक ही जगह जा रही थी, आम मतलब एक ही प्राइस में ऊपर नीचे हल्के फुल्के फर्क के साथ, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से। अचानक से बड़े इन्वेस्टर आ करके मार्केट में प्राइसेस को ऊपर नीचे करता है, मैनिपुलेशन करता है, और फिर अचानक से वो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अपना माल मार्केट में लेकर आता है, और इस तरह की एक बड़ी मूव होती है। तो चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं जाके आगे। ये इसकी एग्जांपल है, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है कि ये देखें मार्केट एक ही जगह रेंज का। इससे मुराद क्या है कि फर्ज कर लें, हम कंसीडर कर लेते हैं ये आम का चार्ट है, यानी कि मैंगो का चार्ट है। अब मार्केट एक ही जगह ऊपर नीचे इस तरह से मूव हो रही है। अचानक से मार्केट नीचे आ गई है, यानी कि इस पूरी मैनिपुलेशन को नीचे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या कंसीडर करेगा या क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि ये ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया है वो, और ब्रेकआउट हो गया है वो, और फिर इसके अलावा जो यहाँ से पोर्ट से बाय जिन्होंने ली होगी, दोनों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट होंगे, दोनों को लॉस होगा, और वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके इसको बाय में ले जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये 3 एग्जांपल, 4 चीजें इससे पहले की कंसेप्ट, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, और आप कह लें कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो समझ आ गया, और ये आपको समझ आ गई, इसके साथ मिला के आपको ट्रेड करना आ गया। तो मेरा ख्याल है आपको और किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, स्पेशली आईसीटी को इसके बाद आपको समझने की जरूरत नहीं है। 2-3 उसमें मैंने ये वीडियो बनाई है, और अच्छा भला थक चुका हूं इस थकावट का। होपफुली आप शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो कैसी थी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अल्लाह हाफिज़।